हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनिताज एकेडमी। और आज के सेशन में हम दिसंबर 2018 सीटेट पेपर 2 में जो साइंस के क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कंटेंट रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व किया जाएगा एज वेल एज जो पेडागोजी के क्वेश्चंस है उनको भी हम सॉल्व करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट स्नेक्स फाउंड इन द वर्ल्ड आर वाइपर्स नहीं, एनाकोंडास भी नहीं, बोआस भी नहीं। इसका जो सही उत्तर है वो है रेटिकुलेटेड पाइथन्स यानी कि जालीदार अजगर। जो दूसरा प्रश्न है वो पूछा गया है, योगा इज डन बाय द पीपल इन द वर्ल्ड। योगा लोगों द्वारा की जाती है पूरे विश्व भर में क्योंकि इट इज अ सिंपल एक्सरसाइज नहीं, इट इंक्रीजेस हंगर, ये भूख बढ़ाती है उसलिए भी नहीं, इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस, ये भी इसका सही उत्तर नहीं है। इसका जो सही उत्तर है, इट कीप्स पीपल हेल्दी, यानी कि यह लोगों को स्वस्थ रखता है, इसलिए योगा लोगों द्वारा की जाती है पूरे विश्व भर में। क्वेश्चन नंबर 63 जो है यहाँ पर हमसे पूछा गया है, द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स वॉज डिस्कवर्ड बाय। सो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन किसने डिस्कवर किया था? वो थे कौन? वो थे हमारे एडवर्ड जेनर। जो रोनाल्ड रॉस थे उन्होंने जो मलेरियल पैरासाइट है उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है उसको डिस्कवर किया था। रॉबर्ट कॉच ने बैसिलस एंथ्रासिस बैक्टीरिया की खोज की थी जो कि एंथ्रैक्स बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है उन्होंने एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की थी। तो उस हिसाब से इसका जो सही उत्तर है वो है एडवर्ड जेनर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 64, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव के तौर पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तो कॉपर सल्फेट, इसका उत्तर सही, ये सही उत्तर नहीं है। अमोनियम सल्फेट भी नहीं है। सोडियम क्लोराइड का हम सॉल्टिंग प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी इसका सही उत्तर नहीं है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सोडियम बेंजोएट, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम करते हैं किसको प्रिजर्व करने के लिए? जैम्स एंड स्क्वॉश। ठीक है, सो सोडियम बेंजोएट इसका सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। ईस्ट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। ईस्ट का इस्तेमाल किस चीज के प्रोडक्शन के लिए होता है? तो हम जानते हैं वो होता है अल्कोहल, क्योंकि जो ईस्ट है ये सिंगल सेल फंजाई है जो कि एनएरोबिकली रेस्पायर करते हैं, और जो ग्लूकोज है उसको वो ब्रेक डाउन करके क्या मिलता है हमको? अल्कोहल यानी कि इथेनॉल मिलता है। एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है जिसकी वजह से स्पंजी एक टेक्सचर आता है हमारे ब्रेड्स एंड ऑल में। और साथ में क्या होता है, जो एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होती है, बट वो कन्वर्ट हो जाती है एटीपी के फॉर्म में, तो हमको 2 एटीपीज मिलता है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है एनएरोबिक रेस्पिरेशन का जो हमको ईस्ट से मिलता है वो है अल्कोहल, तो ये इसका सही उत्तर है। कर्ड भी नहीं होगा, शुगर भी नहीं होगा, कॉमन सॉल्ट भी नहीं होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? एटीपी सिंथेसिस। सो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के साथ रिलेटेड है। वैसे ही राइबोसोम किसके साथ रिलेटेड है? तो हम जानते हैं राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं क्योंकि वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। तो उस हिसाब से इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट या विटामिन इसका सही उत्तर नहीं है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन को हमको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 हर्ट्ज, मतलब किसी एक सिंपल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी जो है वो अगर 2 हर्ट्ज है, हाउ मेनी ऑसिलेशंस विल इट कंप्लीट इन 16 सेकेंड्स। सो 16 सेकेंड्स में वो कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट करेगी? तो हमारे पास एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है? टाइम पीरियड इन सेकेंड इज इक्वल्स टू इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में कितने बार सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट करता है उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और जो टाइम पीरियड है वो क्या है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। तो अगर यहाँ पर हम 1/f का जो वैल्यू है उसको पुट करें तो हमको टाइम पीरियड मिल जाएगा इस सिंपल पेंडुलम का। तो 1/2 आता है क्या यहाँ पर? 0.5 सेकेंड। इसका मतलब क्या है? 0.5 सेकेंड में एक ऑसिलेशन हो रही है, तो फिर 1 सेकेंड में 1/0.5 ऑसिलेशंस होगी। तो फिर 16 सेकेंड्स में 1/0.5 इंटू 16 ऑसिलेशंस होगी। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मिलेगा वो कितना होगा? वो होगा 32
ऑसिलेशंस। कैसे आ रहा है इसको तोड़ के भी हम दिखा देते हैं। 1/0.5 का मतलब क्या है, 1/1/2 इंटू 16। तो हम एक चीज जानते हैं, 1/1/2 का मतलब क्या है, ये 1 × 2 हो जाता है, ठीक है। तो 1/1/2 को हम रिप्लेस क्या करेंगे, 2 × 16 से। सो 16 2 × 32 होता है। तो उस हिसाब से इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा 32 ऑसिलेशन। सो 16 सेकेंड्स में 32 ऑसिलेशंस होगी इस सिंपल पेंडुलम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स बर्न्स इफ केप्ट इन एयर। सो इनमें से कौन सा मेटल जलने लगता है अगर एयर के कांटेक्ट में ये रहे। तो हम जानते हैं कि ये है सोडियम, इसीलिए इसको केरोसिन ऑयल में डुबोकर रखा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सोडियम, ना तो मैग्नीशियम, ना ही जिंक, ना एल्यूमिनियम। फिर क्वेश्चन नंबर 69 में हमसे कहा गया है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज। सो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल क्या कहाँ पे होता है, वो एंटी एसिड की तरह इसका इस्तेमाल होता है। ये एंटासिड में जो कॉम्पोजिशन है वो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 में हमसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस बर्न्स विथ पॉप साउंड। सो इनमें से कौन सा गैस पॉप साउंड करता है जब वो बर्न करता है। तो हम जानते हैं कि वो है हाइड्रोजन गैस। ओके, सो उस हिसाब से ना ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी नहीं होगा, सल्फर डाइऑक्साइड भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 71 में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मतलब यहाँ पे हमको जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है उनको ढूंढना है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या है, ऐसे फोर्स जो अपने इफेक्ट्स दिखाने के लिए उनको कॉन्टैक्ट में रहने के लिए जरूरी नहीं है, दो चीजों के बीच में कॉन्टैक्ट होने के लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। विदाउट एनी कॉन्टैक्ट वो फोर्स अपना इफेक्ट दिखा सकता है। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा है जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, और दूसरा है मैग्नेटिक फोर्स जो कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। मस्कुलर फोर्स के लिए हमें जो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट्स है, उनके बीच में कॉन्टैक्ट जरूरी है। बट देखिए यहाँ पर ऑप्शन में बोथ 1 और 2 दिया गया है, होना चाहिए था बोथ 1 और 3। तो इस क्वेश्चन के लिए बच्चों ने या जो जिन्होंने ये सीटेड एग्जाम दिया है उनने जो भी ऑप्शन सिलेक्ट किया सबको यहाँ पर 1 मार्क मिला है। तो उस हिसाब से यहाँ पर बोथ 1 और 3 होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे आउट ऑफ 1 2 3 4 कोई भी इसका सही उत्तर नहीं है, सभी को 1 मार्क मिला है। तो ऑप्शन जो होना चाहिए था वो होना चाहिए था बोथ 1 और 3। तो उस हिसाब से मैं फोर्थ को यहाँ पर करेक्शन करने के बाद ऑप्शन को मैं यहाँ पे फोर्थ को ही इसका सही उत्तर बता रही हूँ। फिर 72 जो क्वेश्चन है यहाँ पर हमसे कहा गया है डायबिटीज इज कंट्रोल्ड बाय डैश हार्मोन। सो डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए, डायबिटीज का मतलब क्या है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना, ठीक है। तो हम बोलते हैं ना ब्लड शुगर का जो ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़ गया है। तो ये जो रेगुलेशन है कि ग्लूकोज का लेवल ब्लड में कैसा रहना चाहिए, वो रेगुलेट कौन करता है, कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है, वो है इंसुलिन, ना ही थायरोक्सिन, एड्रेनालिन या थाइमोसिन। तो यहाँ पर इसका करेक्ट उत्तर होगा इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से मिलने वाला प्रोडक्ट इनमें से कौन नहीं है। तो केरोसिन तो हमको मिलता है, पैराफिन वैक्स भी मिलता है, बिटुमेन में मिलता है, बट जो सीएनजी है, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये हमको मिलता कहाँ से है, ये नेचुरल गैस से मिलता है जब उसको हाई प्रेशर में कंप्रेस करके हम उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस हमको नेचुरल गैस से मिलता है, ना कि पेट्रोलियम से। तो उस हिसाब से इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। रेड डाटा बुक कंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ। रेड डाटा बुक किस चीज का रिकॉर्ड मेंटेन करता है, ठीक है। तो हमने पढ़ा है वो मेंटेन करता है एंडेंजर्ड स्पीशीज, मतलब संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रेड डाटा बुक रिकॉर्ड करती है। क्वेश्चन नंबर 75, ये आप देखिएगा, ये क्वेश्चन मैंने मेरे फ्रिक्शन वाले जो वीडियो है जहां पर मैंने फ्रिक्शन को इन डिटेल में डिस्कस किया है और फिर फ्रिक्शन से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन थे उनको मैंने सॉल्व कराया है। तो वहां पर भी मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ है कि वाई आर द सोल्स ऑफ द शूज थ्रेडेड। मतलब आप अगर नया जूता खरीदेंगे तो आप देखना जूते की जो सोल होती है उसमें कुछ पैटर्न्स बने होते हैं जिसके चलते जो सोल होता है वो रफ होता है। तो ये क्यों होता है, सोल्स ऑफ द शूज थ्रेडेड क्यों होते हैं, तो ये टू गिव द शूज मोर प्रोटेक्शन नहीं, टू डिक्रीज फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं, टू इंक्रीज लाइफ ऑफ द शू
नहीं, इसका जो सही उत्तर होगा टू इंक्रीज फ्रिक्शन, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी दो सरफेसेस जो एक दूसरे के कांटेक्ट में है उनमें जितनी रफनेस होगी उतनी ही जो फ्रिक्शन है वो बढ़ेगी और ग्रिप बेटर होगा। तो इसीलिए सोल्स ऑफ द शूज आर ट्रेडेड टू इंक्रीज फ्रिक्शन, जड़त्व बढ़ाने के लिए जूते के सोल असमतल किए जाते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 76 है, क्वेश्चन नंबर 76 में हमसे कहा गया है सारिका टुक डिस्टिल्ड वाटर इन अ बॉटल एंड ट्राइड टू फाइंड वेदर इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। सारिका ने एक बॉटल में डिस्टिल्ड वाटर लिया और उसने ये टेस्ट करने की कोशिश की कि क्या डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। व्हाट इज शी लाइकली टू फाइंड, तो सारिका को क्या मिलेगा, मतलब उसकी ऑब्जर्वेशन क्या होने वाली है। इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट का मतलब यहाँ पर डिस्टिल्ड वाटर बताया गया है कि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, नहीं, क्योंकि जो डिस्टिल्ड वाटर है उसमें आयंस नहीं होते या सॉल्ट्स नहीं होते जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे। इट इज एन इंसुलेटर, सो एज पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, ठीक है, एज पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक हम इसको इट इज एन इंसुलेटर नहीं कह सकते, क्योंकि जो एनसीईआरटी 8th की साइंस बुक है वहां पर डिस्टिल्ड वाटर को कहा गया है इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो उस हिसाब से जो थर्ड ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर होगा, ये विद्युत का कमजोर चालक है। बट वैसे तो डिस्टिल्ड वाटर में कोई भी आयंस या सॉल्ट नहीं होता, तो उस हिसाब से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर ही नहीं सकता। तो हम जानते हैं कि ऐसी चीजें जो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती उनको हम इंसुलेटर कहते हैं। तो इसका ऑप्शन उस मायने में ऑप्शन 2 होना चाहिए था, बट 8th की एनसीईआरटी साइंस बुक में डिस्टिल्ड वाटर को पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा गया है। तो उस हिसाब से इसका जो सही उत्तर है, जो कि आंसर की में भी यही ऑप्शन इसका सही उत्तर बताया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, इनमें से जो गलत स्टेटमेंट है उसको हमको ढूंढना है। देयर इज अ मिनिमम लिमिट ऑफ करंट विच कैन सेफली फ्लो इन इलेक्ट्रिक सर्किट। सो मिनिमम करंट मतलब मिनिमम करंट की लिमिट नहीं होती है जो कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट से फ्लो करे, मैक्सिमम लिमिट होती है। तो इसलिए जो नॉट करेक्ट है वो ऑप्शन 1 ही हमको मिल जाता है, फिर भी बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ करंट विच कैन सेफली फ्लो इन इलेक्ट्रिक सर्किट, ये होता है कि कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट क्या सेफली फ्लो कर सकता है वो फिक्स की रहती है। जब भी उससे ज्यादा अमाउंट में करंट फ्लो करेगा तो क्या हो जाएगा, फ्यूज उड़ जाएगा, क्योंकि फ्यूज लगाई जाती है इसी वजह से। फ्यूज का जो वायर होता है वो क्या होता है, जब भी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो वो हीट जनरेट करती है और उसके कारण फ्यूज वायर जो होती है वो मेल्ट कर जाती है और जो सर्किट है वो ब्रेक करके वो ओपन सर्किट हो जाती है, क्लोज सर्किट नहीं रहती, तो करंट फ्लो नहीं कर पाता। फ्यूजेस आर इंसर्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स ऑफ ऑल बिल्डिंग्स, तो ये तो होता ही है, हर एक बिल्डिंग में फ्यूज को इलेक्ट्रिक सर्किट में इंसर्ट किया जाता है। इफ द प्रॉपर फ्यूज इज इंसर्टेड इन अ सर्किट इट विल ब्लो ऑफ इफ द करंट इज मोर देन द सेफ लिमिट। तो जब भी अगर हमने इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्यूज को इंसर्ट करके रखा हुआ है, उसको इंस्टॉल किया हुआ है, तो जब भी जो सेफ लिमिट है उससे ज्यादा करंट फ्लो करता है तो फ्यूज उड़ जाता है, ठीक है। तो ये बात भी सही है, तो हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट या नॉट करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था, तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। 78 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय अ साइक्लोन। सो ये आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो ईस्ट कोस्ट होता है, मतलब पूर्वी तट, ठीक है, जो पूर्वी तट होता है ईस्ट कोस्ट में जितने भी जगह आते हैं वो ज्यादा प्रोन टू साइक्लोन है। दीज आर प्रोन टू साइक्लोन्स। सो ईस्ट कोस्ट में सिर्फ यहाँ पर एक ही नाम आता है, वो है पुरी, ठीक है। तो उस हिसाब से पुरी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय अ साइक्लोन है। पोरबंदर गुजरात के वहां पे है, मुंबई महाराष्ट्र में है, गोवा तो आपको पता ही है, तो सभी ये आते हैं वेस्ट कोस्ट में। सो ईस्ट कोस्ट में साइक्लोन्स होने की संभावना ज्यादा रहती है, इसीलिए पुरी इज मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय अ साइक्लोन, वो उसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 में हमसे कहा गया है द चेंजेस इन सीजन्स ऑन द अर्थ ऑकर्स बिकॉज। अर्थ पे जो सीजन्स है उसमें बदलाव क्यों आते हैं, इसका करेक्ट रीजन जो है हमको ढूंढना है। द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट, मतलब कहा गया है कि ये अर्थ की ऑर्बिट है और ये अर्थ की ऐसी एक्सिस इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये तो गलत है।
द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज टिल्टेड विद रेस्पेक्ट टू द प्लेन ऑफ ऑर्बिट। तो इसमें कहा गया है कि ये अगर अर्थ की ऑर्बिट है तो अर्थ की जो एक्सिस है वो स्लाइटली टिल्टेड है, तो ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है, क्योंकि हम जानते हैं अर्थ के टिल्टेड एक्सिस के वजह से जो होता है चेंज इन सीजन्स हमको दिखता है। एज वेल एज अर्थ क्या करता है, सन के आजू बाजू रिवॉल्व करता है, तो वो भी एक कारण है जो कि चेंज इन सीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज नॉट कांस्टेंट, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट, तो पैरेलल तो है ही नहीं, वो टिल्टेड है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। यहाँ पर हमको मैच द फॉलोइंग सॉल्व करना है। तो कैनोपी का मतलब हम जानते हैं क्या है, कैनोपी जाएगा ब्रांचेस ऑफ टॉल ट्री के साथ। डिकम्पोजर्स जाएगा, दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेड बॉडी होती है उनको सड़ाकर गलाकर उसको उपजाऊ मिट्टी में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये जाएगा बी के साथ। ह्यूमंस, ह्यूमस नॉट ह्यूमंस कहाँ से बनता है, डेड प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज से, तो ये जाएगा सी यहाँ पे। और पॉर्क्यूपाइन क्या है, वो एक वाइल्ड एनिमल है, तो डी जाएगा 2 के साथ। तो उस हिसाब से हम अपने ऑप्शंस मिलाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ए जा रहा है 4 के साथ, ए 4 के साथ सिर्फ एक ही ऑप्शन में जा रहा है, तो बाकी भी मिला लेते हैं। ए 4 के साथ, बी 3 के साथ, सी 1 के साथ और डी 2 के साथ। तो उस हिसाब से जो इसका करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 है। अब आएंगे हम पेडागोजी पार्ट में, साइंस पेडागोजी पार्ट के क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर टोटल 30 क्वेश्चंस है ना, तो आप मेरे को ये पूरा वीडियो देखने के बाद, मतलब आप मेरे साथ साथ सॉल्व भी कर रहे हैं ना, तो ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप मेरे को बताएंगे कि आउट ऑफ 30 सबका स्कोर क्या बन रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर पूछा गया है व्हाई इज फॉर्मेटिव असेसमेंट इंपॉर्टेंट इन साइंस। साइंस में फॉर्मेटिव असेसमेंट की जरूरत क्या होती है। फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब क्या है कि सपोज टीचर ने कोई एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया, कोई भी एक टॉपिक पढ़ाया, देन एंड देयर बच्चे जब समझ गए, मतलब जब उन्होंने डिस्कस कर लिया बच्चों के साथ वो टॉपिक, देन एंड देयर वो कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे बच्चों से, ये चेक करने के लिए कि बच्चों को वो चीज क्लियर है कि नहीं, वो टॉपिक है, वो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। इसी को हम फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। समेटिव असेसमेंट क्या होता है, जैसे हमारे जो एग्जाम्स होते हैं, यूनिट टेस्ट, पीरियोडिक टेस्ट, हाफ ईयरली एग्जाम, एनुअल एग्जाम, ठीक है, जो कि पढ़ाने के बाद कुछ सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जो रिटन एग्जाम्स होते हैं उनको हम समेटिव एग्जाम्स, समेटिव असेसमेंट कहते हैं। तो व्हाई इज फॉर्मेटिव असेसमेंट इंपॉर्टेंट इन साइंस। इट इज इजी टू कंडक्ट, तो ये इसका कारण तो नहीं है। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर इन स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स में एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने की चेष्टा है, नहीं ये भी नहीं है। इट हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस, इससे मतलब हेल्प होती है ताकि हम साइंस को अच्छी तरीके से समझे, नहीं। इट इज डायग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक जैसे मतलब क्या, कि जैसे आपको कोई बीमारी होती है तो आपको कुछ टेस्ट दिए जाते हैं इन ऑर्डर टू डायग्नोस की बीमारी क्या है, आप जाकर सिम्टम्स डॉक्टर को बोलते हैं, तो वैसे ही इट इज डायग्नोस्टिक। ये क्या देख रहा है बच्चों में, कि हमने अभी जो तुरंत कुछ क्वेश्चंस पूछे टीचर ने बच्चों से, तो उससे पता चल जाएगा कि बच्चों को कितना चीज समझ में आया है और कितना नहीं आया है, तो इट इज डायग्नोस्टिक। ये ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 82 में हमसे पूछा गया है व्हाई आर साइंस फेयर्स ऑर्गेनाइज्ड इन स्कूल। साइंस फेयर्स स्कूल में क्यों ऑर्गेनाइज की जाती है, टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर हायर एजुकेशन इन साइंस, नहीं। टू हेल्प द स्टूडेंट्स टू स्कोर हायर इन देयर एग्जामिनेशन, ऐसा तो है ही नहीं। हायर एजुकेशन इन साइंस के लिए भी इनको प्रिपेयर करने के लिए साइंस फेयर्स नहीं ऑर्गेनाइज की जाती, और ना ही एग्जाम्स में हाई स्कोर करे बच्चे उसलिए इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। टू नर्चर क्रिएटिविटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन इन साइंस अमंग स्टूडेंट्स, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3। टू इवेल्युएट स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस, तो ये भी नहीं है, क्योंकि साइंस फेयर में बच्चा क्या परफॉर्मेंस कर रहा है उससे हम उसको इवेल्युएट नहीं कर सकते। तो मेनली इसका जो एम क्या है साइंस फेयर्स का, क्यों ये स्कूल में ऑर्गेनाइज की जाती है, ताकि हम बच्चों में क्रिएटिविटी बढ़ा सके और जो एक्सपेरिमेंटेशन होती है साइंस में वो बच्चों में बढ़ा सके। क्वेश्चन नंबर 83 में हमसे पूछा गया है एज अ टीचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू यू फाइंड मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर साइंटिफिक अप्रोच टू टीचिंग। सो अगर आप शिक्षक है तो आपके लिए इनमें से कौन सा एकदम सटीक लग रहा है, अप्रोप्रिएट लग रहा है, ताकि आपकी जो टीचिंग है वो साइंटिफिक अप्रोच को मद्देनजर रखते हुए हो। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 क्या कह रहा है, क्लैरिफाई द स्टूडेंट्स अबाउट द कॉन्सेप्ट्स इन द क्लास।
सो क्लास में हम इसका जो कॉन्सेप्ट है, बच्चों का जो भी टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उनको क्लैरिफाई करना, तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट तो नहीं है. शो द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर टीचिंग कॉन्सेप्ट, तो कोई भी कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हम किस तरीके से जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो बच्चों को दिखाए, वो भी नहीं है. गिव प्रोजेक्ट्स टू द स्टूडेंट्स, ये भी जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट अप्रोच नहीं है. प्रोजेक्ट्स तो दिया जाता है ताकि बच्चे करते हुए चीजों को सीखे, है ना. बट यहाँ पर क्या है, आस्क द स्टूडेंट्स टू परफॉर्म एक्टिविटीज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट, ये बेस्ट तरीका है, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है कि हम बच्चों को कोई भी कॉन्सेप्ट अगर समझा रहे हैं तो हम उससे रिलेटेड एक्टिविटीज बच्चों को परफॉर्म करने के लिए बोले, क्योंकि इससे हम क्या कर रहे हैं, लर्निंग बाय डूइंग को प्रमोट कर रहे हैं बच्चों में. सो अगर कोई कॉन्सेप्ट समझना हो तो जो एक्टिविटीज दी रहती है बुक में उन्हीं को क्लास में बच्चों को परफॉर्म करने के लिए बोले, तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट साइंटिफिक अप्रोच ऑफ टीचिंग होगा. तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है. 84 में हमसे कहा गया है, अकॉर्डिंग टू NCF 2005 गुड साइंस एडुकेशन इज ट्रू टू लाइफ. व्हाट डज दिस मीन? गुड साइंस एडुकेशन इज ट्रू टू लाइफ, इसका मतलब क्या है अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005? साइंस शुड प्रिपेयर द चाइल्ड टू द वर्ल्ड ऑफ वर्क. ठीक है, विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करे. ठीक है. साइंस शुड बी एबल टू एंगेज द चाइल्ड मीनिंगफुली, विज्ञान बालक को अर्थपूर्ण ढंग से व्यस्त करने में सक्षम हो. साइंस शुड इनेबल द चाइल्ड इन लर्निंग द प्रोसेसेस ऑफ एक्वायरिंग साइंटिफिक नॉलेज, विज्ञान बालक को वैज्ञानिक ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रियाओं को सीखने लायक बनाए. साइंस शुड हेल्प इन लिविंग इजी लाइफ, ये तो है ही नहीं, विज्ञान आसान जीवन व्यतीत करने में सहायक हो, तो ये तो होगा ही नहीं. सो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है कि विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करे. तो बच्चे पढ़ लिख कर क्या करने वाले हैं, वो आगे चलकर जो भी काम करेंगे बच्चों को उसके लिए प्रिपेयर किया जाए. ठीक है, ये इस लाइन का मतलब है, गुड साइंस एडुकेशन इज ट्रू टू लाइफ. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड? साइंटिफिक एटीट्यूड के लिए जो क्वालिटी नहीं है वो आपको यहाँ पर ढूंढना है. तो ओपन माइंडेडनेस तो होना ही चाहिए, साइंटिफिक एटीट्यूड के लिए हमारा ओपन माइंड होना चाहिए. क्यूरियोसिटी टू लर्न मोर, हमारे मन में इच्छा होनी चाहिए कि हम और ज्ञान अर्जन करें, उत्सुकता होनी चाहिए. ऑब्जेक्टिविटी इन अप्रोच टू प्रॉब्लम्स, सो समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तु निष्ठता होनी चाहिए. ठीक है, मतलब हमारा ये अप्रोच होना चाहिए कि हम जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करें. ठीक है. हार्ड वर्क, कठिन कार्य या मेहनत, ये साइंटिफिक एटीट्यूड की कोई क्वालिटी नहीं है. तो यहाँ पर जो नॉट अ क्वालिटी ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड है वो होगा हार्ड वर्क. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 में. हरी वांट्स टू टीच द सर्कुलर मोशन टू क्लास 6 स्टूडेंट्स. सो हरी क्लास 6 के बच्चों को सर्कुलर मोशन समझाना चाहते हैं, मतलब पढ़ाना चाहते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द बेस्ट मेथड? बेस्ट मेथड क्या होने वाला है? तो सिर्फ बच्चों के साथ डिस्कस करके हम सर्कुलर मोशन समझा दे, वो नहीं है. दूसरा है गिविंग एग्जाम्पल्स, सर्कुलर मोशन का हमने एग्जाम्पल दे दिया, वो भी नहीं है. डेमोन्स्ट्रेशन है, बट डेमोन्स्ट्रेशन में क्या होता है, एक्चुअली ये टीचर सेंट्रिक हो जाता है, मतलब टीचर ही डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा है, तो ये भी नहीं होगा. एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग होनी चाहिए, मतलब हम बच्चों को कुछ ऐसे एक्टिविटीज दे जिसके थ्रू बच्चे सर्कुलर मोशन को समझे. तो यहाँ पर एक्टिविटी कैसे करनी है वो टीचर बता देंगे और बच्चे खुद उस एक्टिविटी को करेंगे. तो अगेन हम लर्निंग बाय डूइंग को एनकरेज कर रहे हैं बच्चों में, उनमें ये डाल रहे हैं कि आप करके अपने हाथों से एक्टिविटीज को, इन कॉन्सेप्ट को क्लियर करें. सो एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग इसका सही मेथड होगा. क्वेश्चन नंबर 87 में हमसे कहा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट एम ऑफ लर्निंग साइंस? लर्निंग साइंस मतलब साइंस सीखने का जो इम्पॉर्टेंट एम है वो क्या है एक्चुअली? टू गेट नॉलेज ऑफ साइंस, मतलब सिर्फ साइंस से जुड़ी जो नॉलेज है वो हमको मिले, वो तो है नहीं. टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ साइंस कंटेंट, मतलब साइंस में जो कंटेंट्स है, मतलब जो जो टॉपिक्स पढ़ने चाहिए सिर्फ उसका इंफॉर्मेशन ले, वो भी नहीं है. टू हेल्प द फेलो कॉलिग्स इन गेटिंग नॉलेज ऑफ साइंस, मतलब आपके जो सहपाठी हैं उनको साइंस नॉलेज गेन करने के लिए उनको हेल्प करना, तो ये उसका एम नहीं है.
साइंस लर्निंग की एम क्या है, वो है टू एम्बाइब द वैल्यूज ऑफ ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, कोऑपरेशन अमंग लर्नर्स। सो यहाँ पर जो काम क्या है कि ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों की प्राप्ति, ये उसका मेन एम है साइंस को लर्न करने का। क्योंकि जब भी बच्चे कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो उनमें कोऑपरेशन ये आएगा, ठीक है। फिर ऑनेस्टी मतलब उनमें ईमानदारी भी आएगी, अखंडता मतलब इंटीग्रिटी भी आएगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज को बच्चों के अंदर डाल सकते हैं थ्रू साइंस लर्निंग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। द कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इन साइंस मीन्स, मतलब CCE का मतलब क्या है, समेटिव एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं, मोर फ्रीक्वेंट टेस्ट एंड एग्जामिनेशन नहीं, इवेल्युएशन ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ साइंस वो भी नहीं है, रूटीन एक्टिविटीज एंड एक्सरसाइजेस टू एसेस लर्निंग, मतलब रेगुलर बेसिस पे बच्चों को एक्टिविटीज कराया जाए, उनसे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस या टीचर जो पढ़ाते वक्त जैसे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्लासरूम डिस्कशन होना चाहिए, क्वेश्चन आंसर इंटरेक्शन होना चाहिए। तो ये सभी को मिलाकर बनता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। तो उस हिसाब से इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 89 में हमसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में इनमें से कौन सा स्टेप नहीं है। विजुअलाइजिंग द सिचुएशन, सो सपोज आपको कोई प्रॉब्लम दी गई है तो आप उस प्रॉब्लम को विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो है। अटेम्प्ट टू सॉल्व, प्रॉब्लम दी गई है तो आपकी चेष्टा तो रहेगी कि आप उसे सॉल्व करें, वो भी है। ड्राइंग कॉन्क्लूजन, ड्राइंग कॉन्क्लूजन का मतलब क्या है कि हम जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो अंत में हमको उसका क्या निष्कर्ष मिलने वाला है, वो भी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में ऑब्जर्वेशन जो है वो स्टेप नहीं है कि हमको प्रॉब्लम दी गई है तो बस हम प्रॉब्लम को ऑब्जर्व ही किए जा रहे हैं, बाकी हम कुछ नहीं कर रहे। तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन से काम नहीं होगा, तो इसलिए अवलोकन जो है वो इसका इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, क्योंकि हमको नॉट अ स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग ढूंढना था। क्वेश्चन नंबर 90 में हमसे कहा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप ऑफ एनालॉजी स्ट्रैटेजी इन साइंस। एनालॉजी का मतलब क्या है कि कोई एक कॉन्सेप्ट को या कोई एक रिलेशनशिप है दो चीजों के बीच में, उसको हम रियल लाइफ एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों को समझाएं। तो एनालॉजी, जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं कि हमारे घर में फोटोसिंथेसिस अगर हम बच्चों को समझाना चाहे तो हम क्या बोलते हैं कि हमारे किचन में खाना पकता है, राइट। वैसे ही प्लांट के किस पार्ट में पूरे प्लांट के लिए खाना बनता है, वो क्या है, लीव्स। इसीलिए जो लीव्स है उसको किचन ऑफ द प्लांट कहा जाता है या फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट कहा जाता है। तो इसको हम एनालॉजी कहते हैं। तो ये जो एनालॉजी है वो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा जो उसका स्टेप है वो हमको ढूंढना है। सो मैप सिमिलैरिटीज, मतलब जो समानता है उन दोनों में मैपिंग करना। तो समानताओं का चित्रण, यही इसका सही उत्तर है। प्रेजेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्शन नहीं है, इंटरलिंकिंग कॉन्सेप्ट भी नहीं है, एप्लीकेशन भी इसका सही उत्तर नहीं है। तो इसी के साथ मेरा आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे ही कंटेंट अगर आप आगे भी देखना चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही कंटेंट के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।